जैसा कि हम लोग एक लास्ट वीक का हम लोग एक रिकैप करेंगे। रिकैप मतलब जो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक बार देखेंगे। हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था हजार्ड का। हजार्ड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सिचुएशन जिससे आदमी को, काम करने वाले आदमी को, या फिर वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको, या फिर इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान होने का चांस है, उसको हजार्ड बोलते हैं। और लाइकलीहुड, कोई भी जो होने का चांस, कुछ घटना होने का जो चांस है उसको लाइकलीहुड कहते हैं। और सिविरिटी का मतलब है कि अगर कुछ घटना होता है तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है, उसको लाइकलीहुड कहते हैं। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लाइकलीहुड और सिविरिटी के मल्टीप्लीकेशन को रिस्क कहते हैं। रिस्क का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी घटना, कोई भी कंसिक्वेंस, ऐसा रिजल्ट के रूप में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कितना होने का उसका चांस है, और हुआ तो कितना नुकसान होगा, उस चीज, उस जो सिचुएशन है उसको रिस्क बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि रिस्क आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीका है। हम लोगों ने एक टर्म सीखा था, आइडर, आइडेंटिफाई द हजार्ड। इस तरह से करके पांच स्टेप हम लोगों ने देखा था। डिटरमाइन हु मे गो टू हार्म, किसको किसको इससे तकलीफ होने वाला है। उसके बाद जस्ट मैं पीछे एक बार जाऊंगा। जो हम लोग यहाँ पे थे, आइडेंटिफाई द हजार्ड, डिसाइड हु मे बी हार्म, मीन्स इस चीज से किसको नुकसान होने का चांस है और कैसे। एलिमिनेट द हजार्ड, हजार्ड को खत्म करने का कोशिश कीजिए। और जब ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं असेसमेंट, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। उसमें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप आदमी है उनका साइन ले लीजिए, और उसको पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने का अलग अलग सिचुएशन है जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अभी हम लोग जो है सीधा पिछले वीक में हम लोगों ने, ये सेशन होने के बाद भावेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था। एक पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये एक केमिकल प्लांट में 12 मीटर का एक लंबा केमिकल प्रोसेस पाइप है जिसमें जंग लग गया है, और इसको रिप्लेस करना है। और ये जो पाइप है वो 6 मीटर की हाइट पे है, और जहाँ पे पाइप होता है उसको पाइप रैक बोलते हैं। अब इस काम के लिए हीरा बनाना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन का आंसर, बहुत लोगों ने कोशिश किया, सब लोगों को थैंक यू। जब आप लोग आंसर दे रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कि वीकली आप लोग से मिलके कुछ सिखाने का तो मैं बात नहीं बोलूंगा, हम लोग हैं जो आइडिया शेयर कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है हमारा वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, और उस आइडिया से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा, अगर मेरे हिसाब से अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर या फायर ऑफिसर अगर बनना है किन्हीं को, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप जिस फील्ड में जहाँ काम कर रहे हैं उसमें काम का आपको जानकारी जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब ये हीरा बनाने का काम है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट। इसमें अगर आपको काम मालूम नहीं है तो आप इसका हजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और रिस्क असेसमेंट भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप काम में एक बार आपको देखना जरूरी है कि वो काम कैसे हो रहा है। वो बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो सेफ्टी ऑफिसर हूँ या फायर ऑफिसर हूँ या फायर सुपरवाइजर हूँ, फायरमैन हूँ, मेरा जरूरत क्या है कि मैं काम क्यों सीखने जाऊँ। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखेंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट किया था, और कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी एक्टिविटी था मुझे सब कुछ आज भी आता है कि वो काम कैसे होता है। जब मुझे काम आएगा तभी उसमें काम का क्या खतरा है मुझे मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ सकता है। बहुत लोगों ने ट्राई किया था। मैं बेसिकली इसमें जो एक्टिविटी कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ मैं उस पर काम मोस्टली फोकस करूंगा। और देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक्टिविटी होगा। पहला एक्टिविटी है कि ये प्रोसेस इंडस्ट्री का प्रोसेस का पाइप है, तो पहले वो प्रोसेस बंद कीजिए। प्रोसेस बंद करने से हजार्ड उसमें क्या होगा कि पार्टिकुलर जो पाइप है, प्रोसेस का पाइपलाइन, वो सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब आपका प्रोसेस है जो बंद होने का चांस है, वो खतरा है उसमें। खतरा इसमें है कि वो पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है, उससे जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वो उसका जो रिस्क है कि प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो सकता है। अगर प्रोसेस डिस्टर्ब किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में होगा तो उसको बहुत नुकसान होता है।
नुकसान इन द सेंस फाइनेंशियली बहुत होता है। आपने कहीं से ऑर्डर लेके रखा है, वो ऑर्डर आप टाइम पे नहीं पूरा करेंगे तो क्लाइंट आपको पेनल्टी भी कर सकता है। तो हमने हजार्ड के डिफिनीशन में क्या देखा था कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जिससे आदमी को, प्रॉपर्टी को या वातावरण को खतरा, कुछ डैमेज होने का चांस हो, उसको हजार्ड बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हजार्ड में मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, पार्टिकुलर पाइप विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज। वो एक खतरा क्या है कि उससे हमारा प्रोसेस इंटरप्ट होने वाला है। दूसरा, हमने जब प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, अभी उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट नहीं करेंगे तो प्रोसेस इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस फ्लो वगैरह चलता रहता है, तो आप उस कंडीशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैकेनिकल आइसोलेशन होता है। मैकेनिकल मीन्स आप दोनों तरफ उसका जहां भी आइसोलेशन वाल्व है वहां से उसको आइसोलेट कीजिए दैट पार्टिकुलर सेक्शन को। और आइसोलेशन करने में, मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या क्या हैजार्ड है, सबसे पहले तो है कि आप अगर कोई इनकम्पिटेंट आदमी है जिसके पास, इनकम्पिटेंट का लास्ट टाइम मैंने डिफिनीशन बताया था कि इनकम्पिटेंट का मतलब होता है कि वैसा आदमी जिसके पास वो काम करने का स्किल नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो और नॉलेज भी नहीं हो, उसको इनकम्पिटेंट बोलते हैं। तो वो आदमी क्या करेगा कि आपको मान लिया कि 1 नंबर लाइन आइसोलेट करना था, उसने 2 नंबर लाइन आइसोलेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, प्रोसेस में फिर से इंटरप्शन हो सकता है। अगर इनकम्पिटेंट आदमी उस काम को करने गया, उसने प्रॉपर आइसोलेशन नहीं किया, तो वहां से लीक होने का चांस है। जहाँ पे आप काम आइसोलेशन के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पे प्रॉपर एक्सेस नहीं है तो वहां से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। अगर कोई ऊंचाई से आदमी गिरेगा तो उसको या तो पर्सनल इंजरी होगा या फिर मैक्सिमम में उसका डेथ हो सकता है। पुअर मैनुअल हैंडलिंग का बहुत सारा हजार्ड है। उसमें से एक है कि अगर आप बराबर, आपका बॉडी पोस्चर नहीं है। पुअर मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड इसीलिए है कि आपको आइसोलेशन करने के लिए आपको स्पैनर ले जाना पड़ेगा, हो सकता है हैमर ले जाना पड़ेगा, बहुत सारा और गैसकेट क्या क्या चीज ले जाना पड़ेगा। तो एक बकेट वगैरह में करके आप ले जाते हैं। मोस्टली जो प्रोसेस इंडस्ट्री है वहां पे स्टेनलेस स्टील का बकेट रहता है, जिसमें वेट अगर देखेंगे तो कभी कभी ज्यादा भी रहता है। तो अगर उसको बराबर हैंडल नहीं किए तो सबसे पहले पुअर मैनुअल हैंडलिंग का जो इफेक्ट होता है, आपको बैक पेन होगा और बैक पेन से फिजिकल इंजरी भी हो जाएगा। फिर स्पेस कंस्टेंट। स्पेस कंस्टेंट मीन्स आप जहाँ पे आइसोलेट करने जा रहे हो उसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि आप वहाँ पे बराबर आपका बॉडी पोस्चर नहीं कर सकते हैं। बॉडी पोस्चर बराबर अगर नहीं है काम करने के लिए तो उसको अर्गोनॉमिक्स हजार्ड बोलते हैं। अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप जो एक नॉर्मल आदमी का जो खड़ा होने का और खड़ा होकर कुछ काम करने का या बैठ के काम करने का जो पोजीशन है, अगर उस पोजीशन में वो नहीं करता है काम, तो उसको अर्गोनॉमिक्स हजार्ड बोलते हैं। और उससे भी आपको बैक पेन होगा और फिजिकल इंजरी होगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप इस एक्टिविटी में किया, प्रोसेस को स्टॉप किया, मैकेनिकल आइसोलेशन किया। मैकेनिकल के बाद दूसरा भी रहता है कि अगर वो इंडस्ट्री ऑटोमाइज इंडस्ट्री है, सब कुछ है जो ऑटो मोड में चलता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारा कनेक्शन रहेगा, उसको भी आपको पार्टिकुलर पाइप के सेक्शन से आइसोलेट करना होगा। वो करने के टाइम भी सिमिलर हैजार्ड टू मैकेनिकल आइसोलेशन में है, रॉन्ग आइसोलेशन होगा। रॉन्ग आइसोलेशन से आपका प्रोसेस फिर से इंटरप्ट होने का चांस है। इनकम्पिटेंट अगर पर्सन है तो उसको, अगर इलेक्ट्रिशियन वो नहीं है या इंस्ट्रूमेंट का वो आदमी नहीं है, तो उसने रॉन्ग, अगर कुछ इनकम्पिटेंट अगर काम करेगा तो वहाँ पे जो उनका सर्किट है या फिर जो उनका इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो इंटरप्ट होके उसको फेल होने का चांस है। वहाँ पे लाइव इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे शॉक लगने का चांस है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन। दूसरा, पहले हमने प्रोसेस को स्टॉप किया, मैकेनिकली आइसोलेट किया, इलेक्ट्रिकली और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको आइसोलेट किया। तब उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस लाइन में जो पार्टिकुलर 12 मीटर का जो लाइन है उसको ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन करने के लिए मैं, आप मेरा अगर एक्टिविटी जो मैंने आइडेंटिफाई किया उसमें देखेंगे तो मैं स्पेसिफिकली एक्टिविटी को लिख रहा हूँ कि ड्रेन द प्रोडक्ट फ्रॉम पाइपलाइन बाय यूजिंग न्यूमेटिक पंप। अभी आप लोगों ने जो पंप देखा होगा, प्रोसेस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर ऑयल एंड गैस में जो काम कर रहे हैं या केमिकल प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये न्यूमेटिक पंप का एक कंसेप्ट रहता है। पंप जो है, अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ऑपरेट होता है। कुछ पंप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, कुछ पंप जो है डीजल इंजन से ऑपरेटेड होता है, कुछ पंप न्यूमेटिक से भी ऑपरेट होता है, कुछ पंप हाइड्रोलिक पावर से भी ऑपरेट होता है। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो न्यूमेटिक पंप का बात कर रहा हूँ। न्यूमेटिक पंप में सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो स्टैटिक चार्ज का रहता है। अगर स्टैटिक चार्ज जनरेट हो गया तो उस स्टैटिक चार्ज की वजह से स्पार्क जनरेट होता है, और स्पार्क अगर वहाँ पे फ्लेमेबल वेपर अगर अवेलेबल है तो फायर होने का चांस है।
दूसरा है जो कि आप न्यूमेटिक पंप में आपको एक न्यूमेटिक मीन्स हवा वाला होज लगाना पड़ेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ड्रेन करने के लिए होज लगा रहे हैं उसको भी वो भी यूज करना पड़ेगा। अगर वो होज रप्चर हो जाएगा तो स्पिलेज होगा, और अगर एयर वाला होज रप्चर होता है और आसपास में कोई आदमी है तो उसको फिजिकली इंजरी होने का भी चांस है। फिर प्रोसेस इंडस्ट्री में हमेशा इंडस्ट्री को जोन में क्लासिफाइड किया जाता है, जोन 0, जोन 1, जोन 2 और नॉन हाजार्डस जोन। जहाँ पे भी इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है, आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो वो जोन 2 हो जाएगा। जोन 2 बाद में मैं कभी किसी से एक सेशन में मैं ये जोन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उस पर एक सेशन हम लोग छोटा सा सेशन में रखेंगे। अब ये आप ये समझ लीजिए कि क्लासिफाइड जोन में जिस एरिया जिस जोन में आता है उसमें सारा इक्विपमेंट उस जोन का लिए कंपेटेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जोन 0 में काम करने जा रहे हैं तो आपका सारा इक्विपमेंट जोन 0 के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड करने के लिए आप जो सुनते होंगे एक्सप्लोजन प्रूफ, फ्लेम प्रूफ, वो सब कुछ क्लासिफिकेशन इसी से आता है। तो नॉन क्लासिफाइड इक्विपमेंट अगर हजार्डस जोन में यूज करने जाना है तो वहाँ पे फायर होने का चांस है। हमने प्रोसेस को स्टॉप किया, मैकेनिकली आइसोलेट किया, इलेक्ट्रिकली और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको आइसोलेट किया, प्रोडक्ट को ड्रेन किया। अब उस पाइप को डिसमेंटल करना है 6 मीटर के हाइट से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टूल्स और टैकल्स लगेगा, क्रेन का भी यूज आप कर सकते हैं। मीन्स ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो मैं ये रिस्क असेसमेंट बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वहां पे होगा, लेकिन इसके बेस पे आप रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं। डिसमेंटलिंग ऑफ 12 मीटर पाइप फ्रॉम 6 मीटर हाइट। तो सबसे पहले तो है कि इसमें जो पहला हजार्ड मैंने जो आइडेंटिफाई किया, यूज ऑफ नॉर्मल टूल्स टू ओपन द फ्लांजेस। अब ये शुरू में इस सिचुएशन में बताया था कि ये केमिकल प्रोसेस का पाइपलाइन है। अगर केमिकल प्रोसेस का पाइपलाइन है तो वहां पे जो टूल्स यूज करना है वो नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज करना है। नॉन स्पार्किंग टूल्स का मतलब होता है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मेटल में हमेशा स्पार्क होता है। एग्जाम्पल के लिए आप पत्थर से पत्थर को ऐसा घिसिए, चिंगारी होता है। अगर आप फायर का हिस्ट्री देखने जाएंगे तो इनिशियली जो फायर है, जो लोग पत्थर से ही चिंगारी निकाल के वो फायर प्रोड्यूस किया था। अगर कार्बन स्टील से हैमरिंग करेंगे तो वहां पे चांस ज्यादा है। स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस स्टील से तो वहां पे स्पार्क होने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं बोलेंगे कि नॉन स्पार्किंग टूल्स का मतलब है कि कॉपर का यूज करो। कॉपर का यूज करने का पर्पस क्या आता है कि कॉपर है जो कास्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील से बहुत महंगा है, और उसका जो ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं है जितना कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील का है। तो कोई भी अब महंगा मेटल को यूज करके वो पूरा इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। इसीलिए कॉपर का मटेरियल उसमें स्पार्क का भी पॉसिबिलिटी कम होता है। वो 1000 वो हो गया। रोल ओवर द पाइप, आपने क्या किया कि फ्लांज से खोल दिया, तो हो सकता है कि वो रोल करके गिर जाए। अगर पाइप गिरेगा 6 मीटर के हाइट से, अब तो वो टुकड़ा तो डैमेज होने वाला है, वहां पे नीचे में कुछ और मटेरियल रहेगा या प्रॉपर्टी कुछ है, वो भी डैमेज होने का चांस है। सिर्फ मैं इतना ही स्टेप इसमें लिया हूँ। इसमें हेलो, अभी मैं सिर्फ इतना ही स्टेप इसलिए लिया हूँ ताकि आप आगे का स्टेप है जो अपने हिसाब से आप आइडेंटिफाई करके ग्रुप में जो पोस्ट है उसके कमेंट्स को कंटिन्यू करें। किन्हीं को कुछ डाउट है? भावेश जी कुछ चैट है? डाउट नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, अभी हम लोग जो है, मैं एक ही क्वेश्चन को लिया। भावेश जी ने मुझे बोला था कि 2-3 क्वेश्चन लेना है। जस्ट अ मिनट, मोबाइल की एक मिनट के लिए रुक जाइए जरा। हेलो, दूसरा क्वेश्चन भावेश जी ने मुझे भेजा था कि
जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन जरा ले लेता हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन था कि एक केस था कि अगर 100 लीटर कैपेसिटी का एमएस का एक डीजल स्टोरेज टैंक है फायर पंप हाउस में, और उसको वेल्डिंग जॉइंट से लीक हो रहा है, तो उसमें वेल्डिंग लीक अरेस्ट बंद करना है, तो उसका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है। ये इस तरह का जो सिचुएशन है, आप उसमें सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उस एक्टिविटी को कैसे करने वाले हैं। हो सकता है कि एक इंडस्ट्री वाले को दूसरे इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग तरीका हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर स्टेप का आपको उसका हजार्ड मालूम होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर उसमें परमिट लेना पड़ेगा। परमिट कंट्रोल है, वो हजार्ड नहीं है। सबसे पहले तो कि अगर वो 100 लीटर कैपेसिटी का डीजल टैंक है, फायर इंजन का पंप है, अगर उसमें लीक हो रहा है, तो सबसे पहले हजार्ड क्या हो सकता है कि वो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो फायर इंजन यूज करने के लायक नहीं रहेगा। मीन्स आपके प्लांट का जो प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो सबसे बड़ा हजार्ड तो वही है। इस सिचुएशन में आप प्रिकॉशनली क्या कर सकते हैं कि कोई भी हॉट वर्क परमिट जो दूसरे काम के लिए दे रहे हैं वो ना दें, कोई भी रिस्क वाला एक्टिविटी नहीं शुरू करें। नहीं तो अगर रिस्क वाला एक्टिविटी शुरू करते हैं और कुछ फायर इमरजेंसी हो गया, तो हो सकता है कि आपका डीजल इंजन में का जो डीजल टैंक है उसमें लीक होकर वो फायर पंप यूज करने लायक नहीं रहे। दूसरा चीज, तो उस ये सिचुएशन में सबसे बड़ा हजार्ड है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फायर पंप इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर लीक है तो सबसे पहला हजार्ड यही हो गया। फिर आपको फायर पंप में काम करने के लिए आपको उसको आइसोलेट करना है, डीजल टैंक को डीजल पंप से आइसोलेट करना है। डीजल पंप को आइसोलेट करने के लिए पहले तो आपको जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, मोस्ट ऑफ लोग कंसेप्ट है कि स्टैंड बाय सिस्टम होता है। तो जब आप आइसोलेट करने जा रहे हैं तो पहले जो आपका स्टैंड बाय पंप है उसको टेस्ट कर लीजिए। तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। दूसरा हजार्ड है कि आप जब एक पंप को जो आपके पास दो पंप है, दोनों सेम कैपेसिटी का है, और एक पंप को अगर आइसोलेट कर रहे हैं तो आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 50% हो गया। वो एक हजार्ड वो है। दूसरा है कि वो डीजल है, डीजल को अगर आप किसी भी तरह से ड्रेन करते हैं, तो ड्रेन करने के टाइम वो स्टैटिक चार्ज का जो कंसेप्ट है, वो स्टैटिक हजार्ड है, वो भी होगा। उसमें भी आप नॉन स्पार्किंग टूल्स अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे स्पार्क होके वहां भी फायर होने का चांस है। तीसरा चीज, जब आप उसको पूरा एम्प्टी कर लेते हैं, एम्प्टी करने के बाद उसमें डीजल का वेपर होने का चांस है। डीजल का वेपर को गैस फ्री नहीं करते हैं तो अगेन वो एक वेपर ऑफ द डीजल इन दैट पर्टिकुलर 100 लीटर कैपेसिटी डीजल टैंक, वो भी एक हजार्ड है। बाद में आप उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग करने के टाइम जो भी आप क्लीन करने के टाइम जो आप वाटर यूज कर रहे हैं या कोई अलग और मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल एक हजार्ड है। क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में आप सीधा ऐसे जमीन पे नहीं फेंक सकते हैं। जमीन पे फेंकने का मतलब है कि आप सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर वेल्डिंग करने के टाइम वेल्डिंग से जो रिलेटेड हजार्ड है वो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो इस तरह से उसका रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे कि रिस्क इक्वल टू होता है लाइकलीहुड इनटू सिविरिटी। अभी हम लोग आज का सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ से। रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक मैट्रिक्स का जरूरत होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कॉलम और रो का मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। ये फिक्स रहता है कि आप 3 रो और 3 कॉलम ले सकते हैं, 2 रो और 2 कॉलम ले सकते हैं, 5 रो और 5 कॉलम ले सकते हैं। मोस्टली जो HSC जो फील्ड है उसमें बेस्ट प्रैक्टिस है कि लोग ऑड नंबर को ही मैट्रिक्स में लेते हैं। मैंने अपने कैरियर में 3x3 भी देखा हूँ, 4x4 भी देखा हूँ, 5x5 भी देखा हूँ और 7x7 भी देखा हूँ। भावेश जी, कुछ चैट में मैसेज है, वो एक बार पढ़ के मुझे बता दीजिए तो मैं क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। भावेश जी, ये है कि जो डीजल ऑयल है वो हैजार्ड है या नहीं है? देखिए डीजल ऑयल जो है बिल्कुल हजार्ड तो है, क्यों नहीं है, लेकिन डीजल ऑयल हजार्ड
उसका जो कंसिक्वेंस बनना शुरू कब होता है कि अगर वो स्पिल हो गया, तो अगर वो प्रॉपरली स्टोर किया हुआ है तो कंट्रोल हजार्ड होता है। मैं इसमें आऊंगा, अभी आगे के स्लाइड में आऊंगा कि अलार्म लेवल क्या होता है। जब हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से लेवल तक काम कर सकते हैं और कौन से लेवल के बाद काम नहीं कर सकते हैं। बाबा जी क्लियर है ये ये या फिर हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है। जस्ट एक चीज पूछ लीजिए ना कि अभी ये ग्रुप जो जितने भी लड़के अभी ज्वाइन हुए उसमें से फायरमैन कितने हैं और ऑफिसर लेवल में या उससे अबो लेवल में कितने हैं। ऐसा ना हो कि ये जो टॉपिक है यानी हीरा बनाना उसमें फिर शायद रिलेवेंट ना हो हो सकता है, बनाने क्योंकि के लिए ये डॉक्यूमेंट पर्पस। हाँ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ। अ, लेकिन समझने के लिए तो एप्लीकेबल हर किसी को हाँ रहता है ये समझने के आप। लिए, हाँ समझने के लिए ठीक है। लेकिन फिर ऐसा जी, ना हो कि उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाए। ओके, तो मैं एक पोल कर लूं क्या? हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रोक के और एक पोल करता हूँ। फायरमैन और ऑफिसर। अरुण सर, कुछ आपका ये बोलिए सर। मैं यही बोलना चाह रहा था, ये सेशन तो पूरा करो, आगे से फिर ये चॉइस बेस रखना शुरू करो। किस ऐसा? ये सेशन ओके, तो हीरा से पूरा करो। पोल तो कर लो, पोल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल तो कर लो। ओके। ओके, मैंने अभी एक पोल किया है। आप लोग इसका आंसर दीजिए तो हमको एक अंदाजा आ जाएगा, जो भावेश जी मुझे पूछ रहे थे। दिनेश जी आपका माइक जो है उसको बंद कर दीजिए ना, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। अभी भी बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका डिजिग्नेशन क्या है, फायरमैन है, सुपरवाइजर है या ऑफिसर है। तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अभी भी 3 लोग हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, उसमें से एक मैं भी शायद हूँ। चलें, इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग हैं वो 58% लोग हैं जो 58% लोग हैं जो फायरमैन फील्ड में हैं। 4% लोग हैं वो फायर सुपरवाइजर हैं, और 6 लोग हैं जो ऑफिसर लेवल में हैं, और 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। ओके, मैं अभी जो ये सेशन है सिर्फ आप करने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। जो जो लोग ऑफिसर लेवल के लोग, अगर उनको बीच बीच में कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कर रहा हूँ। वो पोल पोल क्लोज करने में एक मिनट का टाइम लगता है। ओके। आप कोई अगर सुविधा लेते हैं तो सुविधा को पूरा सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो जाने नहीं देगा आपको। ओके तब तक ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ। जी जी।
जो लोग फायरमैन है, ये टॉपिक उनसे भी रिलेटेड है। हो सकता है शायद आपको डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत ना रहे, लेकिन जो प्रोसेस है ना उसको समझना जरूरी है। आपका मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि अगर आप स्टैंड बाय ड्यूटी अगर आपकी लग रही है ना, सो स्टैंड बाय ड्यूटी में भी आपको हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट वहां पे आप प्रैक्टिकली खड़े खड़े कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी हो रही है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या हैजार्ड है वो आपको उसी टाइम वहां पे पता चल जाएगा, एज वेल एज आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कुछ हो गया तो उसका रिस्क कितना हो सकता है। राइट ना, तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और उसके जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, अगर उसमें ये चीज आपने बताया कि मैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में भी जानता हूँ, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप का ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पूरा 100% नॉलेज देखता है, आपका पोटेंशियल भी देखता है। और ये जो जानकारी है इसमें आप अगर बताते हैं कि आपको रिस्क असेसमेंट आता है, तो मीन्स आपका पोटेंशियल वो बता रहा है कि आपको बेसिक एक तो लेवल आपको मिला हुआ है, उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा करना है। महिपाल जी, बिल्कुल। डीजल कंसीडर एज ए हजार्ड बिकॉज ये केमिकल है, और केमिकल का जो लीकेज है वो रिस्क में कंसीडर होता है। एक्सेलेंटली। ओके, मैं अभी नेक्स्ट जो स्लाइड्स है आगे उस पर हम लोग काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मीन्स रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मेट रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। कलेक्शन है वो बेसिकली। अभी तो एचएससी के फील्ड में जो मैं अभी बता रहा था, जो मोस्ट जो फेमस जो मैट्रिक्स है वो 3x3 है। मीन्स उसमें 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा, इसीलिए उसको 3x3 बोलते हैं। आप अगर बहुत लोग बस में ट्रैवल करते होंगे तो बस में लिखा रहता था पहले, वाल्वो बस में, अभी भी जो लोग ट्रैवल करते हैं बता सकते हैं 2x2। 2x2 का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड में 2 सीट रहेगा, राइट साइड में 2 सीट रहेगा, करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे ये 3x3 है। भावेश जी, मैं जो 2x2 का जो हाँ एग्जाम्पल दिया वो सही है ना? हाँ हाँ, सही है। मीन्स उसमें भी हो रहा है कि आपके राइट साइड में 2 सीट होती है, जो राइट साइड का जो रो है उसमें 2 ही सीट होता है, और लेफ्ट साइड के रो में भी 2 सीट होता है। तो उसमें फायदा क्या होता है पैसेंजर को कि उनको स्पेसियस मिलता है, उनका लेग स्पेस ज्यादा मिलता है, और बीच का जो गैप है वो भी ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं कि 2x2 हम लोग वाल्वो में जाएंगे। दूसरा जो फेमस मैट्रिक्स है 5x5। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 80% जो इंडस्ट्री है वो 5x5 पे भी है। और 7x7 ये थोड़ा एडवांस लेवल है, तो 10% इंडस्ट्री है जो 7x7 में भी जा रही है। ये तीनों का अलग अलग फायदा है। जब 3x3 हम लोग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हजार्ड का जो कैटेगरी है ओनली 3 रहता है, लो मीडियम हाई। लेकिन अब जब 5x5 में जाते हैं तो इसमें हजार्ड जो रिस्क का जो कैटेगरी है वो 5 लेवल में चला जाता है। 7x7 में जब जाते हैं तो 7 लेवल का रिस्क उनको कैलकुलेट करना होता है। तो जितना आप छोटा छोटा पोर्शन आप रिस्क लेवल में कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपका कंट्रोल लेवल उतना अच्छा होगा। ये मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। अब 3x3 मैट्रिक्स में दो चीज हम लोग हमेशा देखते हैं रिस्क में, कि लाइकलीहुड। अगर 3 लाइकलीहुड बोल रहा है, 3 का मतलब होता है लाइकली। लाइकली मीन्स वो हमेशा होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होने का हमेशा होता है। अनलाइकली होने का चांस होता है मगर कम होता है। और हाईली अनलाइकली मतलब बहुत ही रेयरली होता है, वंस इन ब्लू मून। सिविरिटी का इम्पैक्ट है। 3 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल, 2 का मतलब होता है हार्मफुल, और 1 का मतलब होता है स्लाइटली हार्मफुल। इसका अगर इंजरी के लेवल में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्लाइटली हार्मफुल का मतलब है कि कुछ हो गया और उसका फर्स्ट एड कर लिया, वो स्लाइटली हार्मफुल है। 3 का मतलब है कि कुछ हुआ तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, और वो एलटीआई हो जाएगा, लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब होता है कि अगर कोई भी कर्मचारी जो आपके कंपनी में काम कर रहा है, इंसिडेंट होने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं करता है तो उसको लॉस्ट टाइम इंजरी में कंसिडर करते हैं। और एक्सट्रीमली हार्मफुल मतलब किसी का डेथ हो जाना। और इसका जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। जो हॉरिजॉन्टल है मैंने लाइक्लीहुड के लिए लिया है, सिविरिटी
वो मैंने वर्टिकल में सिविरिटी लिया है कॉलम में, और जो रो जो है वो लाइक्लीहुड का है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने ऊपर में 1 लिखा है, 1 का मतलब लाइक्लीहुड 1, 2 का मतलब लाइक्लीहुड 2 और 3 का मतलब लाइक्लीहुड 3। आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो सिविरिटी है 3 to 1। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट है वो आपके हिसाब से है कि आप उसको 1 to 3 करना चाहते हैं या 3 to 1, आपके हिसाब से। लेकिन कैलकुलेशन कैसा होगा, मैं पहला यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे देखिए, 1 into 3 कितना होगा, 3 होगा। फिर मैं 2 into 1 तो 1 होगा, और 1 into 1 मीन्स 1 ही होगा। नेक्स्ट कॉलम में मैं जा रहा हूं तो 3 into 2 6, 2 into 2 4 एंड 2 into 1 1 होता है। जो थर्ड रो जो हमारा है उसमें, थर्ड कॉलम उसमें 3 into 3 9, 3 into 2 6 एंड 1 into 3 3। सो मैंने कलर का इसमें यूज किया, 3 डिफरेंट कलर। कलर है जो रिस्क लेवल को डिसाइड करने के लिए होता है। 3x3 जो मैट्रिक्स है, जितना बाई जितना का आप मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें उतना टाइप का रिस्क होगा। 3x3 मैट्रिक्स में लो, मीडियम और हाई। जो ग्रीन कलर में उसको लो रिस्क बोलते हैं, जो मीडियम कलर में जो येलो कलर में उसको मीडियम रिस्क बोलते हैं, और जो रेड कलर में उसको हाई रिस्क बोलते हैं। अभी मैं 5x5 जो मैट्रिक्स है उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। 5x5 में जो फर्स्ट है जो लाइक्लीहुड है, हाईली अनलाइकली। लाइक्लीहुड का मतलब होता है कि कितना बार ये हो सकता है, तो हाईली अनलाइकली का मतलब होता है नेवर हैपन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर आप जैसे कोई अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री से थे, क्या नाम था भावेश जी, मैं बोल रहा हूँ उनका, हर्षित त्रिवेदी, एलजी पॉलीमर्स, हार्दिक त्रिवेदी। हार्दिक त्रिवेदी। तो अगर वो पॉलीमर इंडस्ट्री मीन्स वो, आप केमिकल इंडस्ट्री बोल लीजिए, केमिकल में खास करके जो पॉलीमर सेक्टर जो है, तो 1 का मतलब है कि ऐसा वाला रिस्क उस पॉलीमर इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट है कि अनलाइकली टू हैपन, हुआ है लेकिन इस इंडस्ट्री, पॉलीमर टाइप का जो इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, उसमें ये एक बार कभी हुआ है, ऐसा होता है। पॉसिबल का मतलब होता है कि हमारा जो खुद का कंपनी है उसमें ये हुआ है। 4 का मतलब है कि लाइकली टू हैपन, हमारा कंपनी में जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं वहीं पे हुआ है, या फिर आपका कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेज है तो उस कंपनी में मोर देन 1 टाइम हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब उसमें लाइकलीहुड नंबर 4 यूज करेंगे। और 5 का मतलब है कि वेरी लाइकली, हमेशा होता है। एक पार्टिकुलर लोकेशन, मान लिया कि आपका एक स्टील फैक्ट्री है, जो एग्जांपल के लिए कोई भी एक इंडस्ट्री का पकड़ ले, जिसका कुछ एक प्लांट कच्छ में है, एक दूसरा एक अजमेर में है, तीसरा कुछ उधर मध्य प्रदेश में है, और आप कच्छ का जो प्लांट है उसको देख रहे हैं, और उसमें एक है जो फॉल फ्रॉम हाइट, वो हर बार हो रहा है मोर देन वंस, तो उसका जो सिवियर लाइकलीहुड है वो 5 देना पड़ेगा आपको। कंसीक्वेंस यानी सिवियरिटी या इम्पैक्ट, ये 3-4 वर्ड है जो सिमिलर वर्ड है। कंसीक्वेंस, इम्पैक्ट, सिवियरिटी, ये तीनों का मतलब वही है। कंसीक्वेंस 1 कब कंसीडर करेंगे, जब कोई माइनर इंजरी होता है विदाउट फर्स्ट एड, तो उसको इनसिग्निफिकेंट मीन्स, अगर आपको फर्स्ट एड का भी जरूरत नहीं हुआ, अगर घर में आप सब्जी चाकू से काट रहे हैं और थोड़ा सा लग गया, तो उसका जो कंसीक्वेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं होगा, आप थोड़ा सा ऐसा फूक मार के उसको काम चला सकते हैं। दूसरा जो है माइनर का मतलब है कि कोई इंजरी हुआ और उसमें फर्स्ट एड का जरूरत है। फर्स्ट एड मीन्स जो विदाउट हेल्प ऑफ डॉक्टर, जो ट्रेंड फर्स्ट एडर होते हैं, वो जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ और डॉक्टर के तक पहुंचने के जो बीच का जो ट्रीटमेंट जो लोग ट्रेंड लोग देते हैं उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। थर्ड है मॉडरेट का मतलब है कि मेजर इंजरी हो गया है, आपको मोर देन 24 आवर्स जो है आपको हॉस्पिटल में या घर पे रहना पड़ेगा, आप अपने काम पे नहीं आ सकते हैं। 4 मेजर इंजरी रिजल्टिंग इन फिजिकल डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल कुछ इंसिडेंट हुआ और मेरा एक उंगली कट गया या फिर कुछ एक हाथ कट गया, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। अभी ये मेरा हाथ काम नहीं करने वाला, ये उंगली ये कट गया तब ये उंगली कभी काम नहीं करने वाला, उस टाइप की इंजरी को बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। मीन्स
particular section of the body will not work for entire life after that incident. आई थिंक कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, अगर वो अपना माइक बंद करके करें या कुछ पूछना है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। भावेश जी, किन्हीं का चैट में कुछ क्वेश्चन है? नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। हार्दिक त्रिवेदी का कुछ क्वेश्चन है, वो शायद पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनका क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ। हार्दिक, चैट में मैसेज डाल दीजिए ऐसा है तो। ओके, और जो फिफ्थ, जब हम लोग सिविरिटी 5 बोलेंगे मतलब फैटेलिटी हो गया है, एक आदमी का डेथ हो गया, तो कंसीक्वेंस और लाइक्लीहुड के हिसाब से फिर हम लोग अब देखेंगे तो ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये 5x5 मैट्रिक्स है। ऊपर का जो रो जो फर्स्ट है वो लाइक्लीहुड के लिए है 1 2 3 4 5 एंड सिविरिटी वर्टिकल कॉलम के रूप में है। आप मल्टीप्लाई कीजिए जैसे लास्ट हम लोगों ने मैट्रिक्स में किया था, 1:5 5, 1:4 4, 3:1 3, 2:1 2, 1:1 1। अभी आप देख रहे होंगे कि लास्ट का जो मैट्रिक्स था और अभी का मैट्रिक्स, लास्ट वाले मैट्रिक्स में सिर्फ लास्ट वाला मैट्रिक्स में सिर्फ हमने 3 ही कैटेगरी का रिस्क आइडेंटिफाई किया था, लेकिन 5x5 मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो 5 टाइप का रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट है वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, फिर मैजेंटा कलर है, एंड देन लास्ट वन इज रेड वन। तो जितना बाय जितना का मैट्रिक्स है वहां पर रिस्क लेवल उतने लेवल में होगा। 3x3 में 3 लेवल है, 5x5 में 5 है, 7x7 में 7 लेवल का रिस्क है। और रिस्क का जो एनालिसिस में फर्दर जो रोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितना लेवल के रिस्क के बाद वो अलाउ नहीं करता है काम करने के लिए। जहाँ पे मैं पार्टिकुलर काम करता हूँ वहाँ पे 5x5 कुछ लोकेशन में यूज कर रहे हैं, कुछ लोकेशन में 7x7 यूज कर रहे हैं। 5x5 में लेस देन वो 10 का जो रिस्क है उसको अलार्म लेवल बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो यू हैव टू पुट द एडिशनल कंट्रोल, वो मैं एग्जांपल में बाद में बताऊंगा। और अगर 10 से ज्यादा कोई किसी भी रिस्क का लेवल 10 से ज्यादा हो गया तो उसके लिए एडिशनल कंट्रोल करके आप या तो सिविरिटी को कम कर सकते हैं या फिर लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक डिबेट रहता है कि जी 3x3 का जो मैट्रिक्स दिखा है ना, उसके पहले वाला पेज जरा ओपन कीजिए ना, एक रिक्वेस्ट आया है। हाँ 3x3 मैट्रिक्स, ये वाला एक सेकंड। अभी जिसने क्वेश्चन पूछा है वो अपना माइक चालू कर दीजिए। आगे आगे सर, यही जरूरी था। अच्छा, क्या यही पे? हाँ बोलिए, अभी क्या क्वेश्चन है थे? यही पेज का जरूरी था, ये पेज। ओके, वैसे भी ये पूरा वीडियो आपके पास आने वाला है। ये पूरा वीडियो आपके पास आने वाला है। ठीक है सर, इसका वेस्ट रहेगा। ओके सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर। हाँ ओके, तो मैं बात कर रहा था कि रिस्क जब लेवल हम लोग अगर जैसे इंडस्ट्री पे वो वेरी करता है कि वो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनका एलआरएफ लेवल डिसाइड होता है। कोई कोई इंडस्ट्री है जो बोलेगा कि नहीं, जब तक ये येलो कलर दिख रहा है मैं वहां तक एलआरएफ लेवल कंसिडर कर सकता हूँ। इट्स अप टू द इंडस्ट्री और कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये रिस्क का जो लेवल कम करने का जो हम लोग बात करते हैं उसमें एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर कोई 3 महीने का एक छोटा बच्चा है तो उसको गोद में लेके कंट्रोल करना बहुत इजी है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 साल या 1 साल का हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। सिमिलर फॉर्मूला आप रिस्क लेवल के कंट्रोल करने में लगा सकते हैं। जब तक रिस्क छोटा है उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही रिस्क लेवल बढ़ता है उसका कंट्रोल करने का जो चांस है वो बहुत बहुत कम होते जाता है।
यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट 1 सेकंड। हम्म। नंबर किसके लिखे जाते हैं सर जी, या नंबर कैसे लिखे जाते हैं? हाँ, ये जिसने इसके लिए क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, हाँ, अपना माइक चालू कर दीजिए। हेलो जी जी बोलिए। सर, ये नंबर कैसे डिवाइड किए जाते हैं, किस चीज के लिखे जाते हैं, मतलब? जैसे 5x5 आप मैट्रिक्स अब यूज कर रहे हैं, हाँ तो इसमें लाइक्लीहुड 1 कब लिखना है, जब वो पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसिडेंट जो है, ये या जो रिस्क है, वो उससे रिलेटेड जो चीज है, वो एक अगर लिखना है तो एक लिखने के लिए आपको ये, उससे पहले मैं बताता हूँ, ये जो लाइक्लीहुड और सिवियरिटी जो जब डिसाइड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 तरह का डेटा होता है। अगर वो कंपनी जो है वो बहुत बड़े उनका मल्टीपल अगर ब्रांच है या मल्टीपल लोकेशन पे वो काम कर रहा है, तो उनका हिस्टोरिकल डेटा, अगर उनका वो नया नया कंपनी है तो उस सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री का हिस्टोरिकल डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसको मिलने के लिए जो अगर आप ढूंढेंगे तो जो DIS जो है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, उनके वेबसाइट पे उस तरह का इंसिडेंट का डिटेल मिल जाएगा। वहां नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे ओसाज का जो है उनके यहाँ मिल जाएगा। यूके में अगर देखेंगे तो HSC का जो डेटा रहता है उससे मिल जाएगा। और वो डेटा लेके वो लोग बैठते हैं, बैठने के बाद वो देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो बात कर रहे थे कि फर्स्ट जो एग्जांपल मैं देख रहा था, जो क्वेश्चन पेज पे पूछा गया था ग्रुप में, कि अगर एक 12 मीटर का पाइप है जो करोड़ हो गया और उसको रिप्लेस करना है 6 मीटर पे हाइट पे, तो उसमें मैं एक हजार आइडेंटिफाई किया था कि रॉन्ग आइसोलेशन जो है वो कितना बार होने का चांस है। तो रॉन्ग आइसोलेशन है जो ये इस तरह के जो इंडस्ट्री है वहां पे बहुत बार हुआ है। तो फिर देखते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री में तो हुआ है लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है क्या। अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो फिर देखते हैं कि ओके कितना बार हुआ है। तो कि नहीं 5 साल पहले हुआ था और ये कंपनी को खोले हुए हुआ है 6 साल, तो लाइकली है, मीन्स हमारे यहाँ एक बार हुआ है, तो इसीलिए उसका जो लाइकलीहुड हम लोग 5 देंगे। लेकिन अगर वही बोले कि नहीं नहीं 2 महीना पहले भी हुआ था और 1 साल पहले भी हुआ था, उससे भी 1 साल पहले हुआ, मीन्स मल्टीपल टाइम अगर हो रहा है तो वेरी लाइकली टू हैपन दैट रॉन्ग आइसोलेशन। क्लियर है या फिर अभी और कुछ आपको पूछना है? ये सिर्फ आधा पार्ट हुआ। ये एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा आपको ड्राई भी लगेगा, और लेकिन ये हमारे लिए जो लोग फायर सेफ्टी के फील्ड में हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि ये ब्रेड एंड बटर है। अगर आपको रिस्क पता है किसी काम में तो आप बेफिक्र उस जगह पे काम करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क पता नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वहीं से जो हम जैसे फायर फाइटर लोग होते हैं उनको तकलीफ शुरू हो जाता है। अरुण सर सही है या नहीं? बात है, रिस्क क्लियर रहेगा तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं जो पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था कि आप घर से निकले कुछ सामान लेने के लिए और आपको देखा कि आपके घर से कुछ 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे 4-5 लोगों का एक ग्रुप है और वो जो ग्रुप है वो सब आपका दुश्मन है। तो आपने पहचान तो लिया कि दुश्मन है, और अगर आप नहीं पहचानते तो आप चलते चलते चले जाते, तो आपको 5 लोग है, एक लोग को पीटना बहुत ईजी है। और दूसरा है कि अगर आपने पहचान लिया तो आपने क्या किया कि भाई या तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि ये तो 4-5 बच्चे छोटे छोटे हैं, ये मेरा क्या कर लेंगे, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। मीन्स अगर आपको फील हो रहा है कि यू आर इन अलार्म लेवल एज लो एज प्रैक्टिकली पॉसिबल, मीन्स आप उसको टैकल कर सकते हैं तो आप जाइएगा। अगर टैकल नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कीजिएगा, रास्ता चेंज कीजिएगा या बोलिएगा नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे दिन जाऊंगा। क्लियर है सर?
सेम वे में कंसिक्वेंस का भी है कि अगर इस टाइप का इसका मैं इंजरी से रिलेटेड एग्जांपल इसीलिए दिया हूं, जब कंसिक्वेंस डिसाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारा फैक्टर है। उसमें फाइनेंशियल लॉस भी देखते हैं, टेक्निकल लॉस देखते हैं, प्लस लीगल इम्प्लीकेशन भी देखते हैं, प्लस इंजरी देखते हैं। मैंने सिर्फ आपको इंजरी वाला एग्जांपल इसीलिए लिया हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। जब फाइनेंशियल लॉस का बात होता है तो हर कंपनी अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि ओके लेस देन इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया से नीचे का जो लॉस होगा उसको मैं इनसिग्निफिकेंट बोल दूंगा, इससे नीचे उससे ज्यादा है तो माइनर बोलूंगा। वो आप ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल लॉस को कितना, फाइनेंशियल लॉस को इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर और वेरी हाई डिसाइड करता है। लेकिन मैं यहाँ जो एग्जांपल लिया हूँ जानबूझ के मैंने इंजरी से लिया था ताकि इंजरी के बारे में सबको मालूम है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बारे में जो स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं उनको ज्यादा आइडिया रहता है। और इसमें कंसिक्वेंस में इन्वायरमेंट का भी कंसिक्वेंस को देखते हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान होने का चांस कितना है। इसमें स्पिलेज, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल देती है कि 50 लीटर से अगर ज्यादा जो स्पिलेज हुआ है तो उसको मॉडरेट सिविरिटी में रखिए और उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। कुछ लोग 200 लीटर बोलते हैं, कुछ लोग 500 बोलते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा बल्क में काम होता है तो बोलते हैं 1000 लीटर भी हमारे यहाँ चलता है। इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है अभी भी? नहीं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। चले आगे पढ़ते हैं। तो ये जो मैं देखा, जो डार्क ग्रीन है वो ये बहुत ही माइनर रिस्क वाला है, उससे जो थोड़ा मीडियम है, उसके बाद मीडियम हाई है, फिर हाई है, और वो एकदम वर्स्ट केस जो बोलते हैं वो है। इसका मैंने एक रिस्क लेवल के लिए एक अलग से एक टेबल डाला हूँ। जो ग्रीन कलर का था उसको लो रिस्क बोलते हैं, जो डार्क ग्रीन जो थोड़ा लाइट ग्रीन है वो मीडियम रिस्क है, येलो कलर को मीडियम हाई रिस्क है, और जो मैजेंटा कलर है वो हाई रिस्क में आता है, और जो रेड कलर वो मेजर हाई रिस्क में है। तो इसके हिसाब से लोग अलार्म लेवल लेते हैं कि मैं लो रिस्क में काम करना चाहता हूँ, मीडियम रिस्क में काम करना चाहता हूँ, या मीडियम हाई रिस्क तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, या फिर कौन से लेवल पे एडिशनल कंट्रोल का जरूरत होगा। एक क्वेश्चन बीच में आया था कि रेसिडुअल रिस्क क्या रहेगा। एलआर के बारे में आपने बता दिया, रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क में जैसे ये मैं पिछला वाला स्लाइड में जाऊंगा, यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने लेवल पे डिसाइड करता है। इसके लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसीलिए मैं उस पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिक्स पैटर्न मतलब कोई जरूरी नहीं है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि बोलता है कि 10 से नीचे हो, कोई कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 15 तक, हमारे यहाँ तो अलार्म हम लोग मानते हैं। लेकिन ये बात को समझने के लिए ये जो टॉपिक, ये जो स्लाइड अभी आपके सामने है, आप इसमें देखिए जो मैं एग्जांपल दे रहा कि अगर 3 महीने के बच्चों को गोद में लेना, उसको कंट्रोल करना इजी है कंपेयर टू 2 साल के बच्चों को। तो आप एज ए HSC या फायरमैन या फायर ऑफिसर आप सोचिए कि आपको लो रिस्क में काम करना अच्छा लगेगा, या मीडियम रिस्क में, या फिर मीडियम हाई रिस्क में, या फिर हाई रिस्क में। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कितना रिस्क टैकल करना चाहते हैं। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है HSC में इतने सालों का, लोग मीडियम रिस्क से ऊपर नहीं जाते हैं। अलार्म लेवल मीडियम रिस्क रखते हैं मैक्सिमम। उससे अगर ऊपर है तो बोलेंगे कि एडिशनल कंट्रोल लगाइए। एडिशनल कंट्रोल कहाँ से होगा? जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ इंजीनियर, पहला चीज है कि उस रिस्क को खत्म करने का कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता तो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाइए। इंजीनियरिंग कंट्रोल भी इमीडिएटली नहीं हो सकता है तो फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाइए। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दीजिए, या फिर कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन बना दीजिए। और उसके साथ साथ अगर वो भी तुरंत नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट PPE तो दीजिए। तो रिस्क कंट्रोल करने का वो तरीका है। एग्जाम्पल के लिए आपने रिस्क 5x5 मैट्रिक्स में आपने रिस्क कैलकुलेट किया, और आपका जो रिस्क कैलकुलेशन आ रहा है 12 आ रहा है या फिर 15 आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी इन, ये 12 और 15 को देखेंगे तो येलो कलर है। येलो कलर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखिए मीडियम हाई रिस्क में आ रहा है।
और आपका ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ मीडियम रिस्क से ज़्यादा ऊपर का कोई भी रिस्क है तो उसमें हम लोग को विदाउट एडिशनल कंट्रोल अप्लाई किए हुए हम काम नहीं कर सकते हैं। एडिशनल कंट्रोल से दो चीज़ें हो सकती है, या तो लाइक्लीहुड कम होगा या सिविरिटी कम होगा। हमेशा एचएससी में एक डिबेट का टॉपिक होता है कि सिविरिटी आप कैसे कम कीजिएगा। हमेशा एक टॉपिक है कि आप सिविरिटी कम कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिविरिटी कम हो सकता है, वो डिबेटेबल चीज़ है। डिबेट इसीलिए है कि एक एग्जांपल लीजिए कि एक 10 मीटर का हाइट है, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, वहां से गिरने के बाद डेथ पक्का है, ठीक है। आपने कुछ कंट्रोल लगाया, कंट्रोल क्या लगाया कि आप सेफ्टी हार्नेस दे दिए, कुछ नेट लगा दिए, लेकिन सेफ्टी हार्नेस और नेट जो है उसका रिलायबिलिटी कोई डिसाइड नहीं करता है जनरल प्रैक्टिस में। तो इसीलिए सिविरिटी कम नहीं होगा, उसमें लाइक्लीहुड कम होगा कि आप अगर 10 मीटर से गिर रहे थे, आपने नेट लगा दिया 5 मीटर पे, तो 5 तक तो आप गिरने वाले हो, 5 के बाद वो नेट है जो थोड़ा काम करेगा। आप हार्नेस लगा के रखे हो तो 1.8 मीटर का जो शॉक है आपके बॉडी में आके लगने वाला है। जस्ट 1 सेकंड, एक कुछ क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, देख रहा हूँ सर। अगर हाई रिस्क है, एडिशनल कंट्रोल में हम कौन से टाइप का कंट्रोल ले सकते हैं? सबसे पहले जो अच्छा कंट्रोल होता है कि एलिमिनेट द हैजार्ड। अगर नहीं कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कीजिए। जो एग्जांपल मैं दे रहा था कि आप पॉलीमर इंडस्ट्री में तो आप केमिकल बहुत डील करते हैं। एक जो हैजार्ड है, एक जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसका जो LD50 है वो 20 ppm है, और दूसरा एक सिमिलर नेचर का एक प्रोडक्ट है, उसका जो टॉक्सिक LD50 है, जो टॉक्सिसिटी है वो 200 ppm है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 20 ppm वाला जो टॉक्सिसिटी है उसके जगह पे 200 वाला केमिकल यूज कीजिए, तो उससे आपका रिस्क है जो कम हो जाएगा, सिविरिटी उसमें कम होगा। आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दीजिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो रिस्क है उसको कंटेन कर दीजिए। मान लीजिए कि आप एक प्रोसेस चला रहे हैं जहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, और इवोपरेशन के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि नहीं, जो 200 ppm वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है, 5 गुना महंगा है, मैं इतना वेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ओके सर, नहीं कर सकते हैं तो जो एरिया है उसको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दीजिए जहाँ से वेपर का इमिशन कम हो, लोगों का आना जाना कम हो, कम लोगों में वो एक्सपोजर हो। अब एक आदमी 8 घंटा तक काम कर रहा था, आप ऐसा रोटेशन में भी डाल सकते हैं कि नहीं, उस एरिया में 1 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। बहुत मतलब ये जो 1 घंटा से ज्यादा जो काम नहीं कर सकता, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने क्या किया, काम करने का तरीका को चेंज कर दिया। उसके बाद आप वो भी करने में उनको तकलीफ हो रहा था, बोले कि सर मिनिमम तो उसको जो ब्रीदिंग प्रोटेक्शन जो रहता है वो तो दे दीजिए, आप उसको एक डिफरेंट टाइप का फेस मास्क दे दीजिए जिसमें कुछ कार्ट्रिज लगा हो जो उस टाइप के वेपर को फिल्टर करता है। तो इस तरह से रिस्क कंट्रोल किया जाता है। हार्दिक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मैसेज में ओके टाइप करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग 7x7 जो मैट्रिक्स है उस पर बात करेंगे। 7x7 मैट्रिक्स में फिर से पहले हम लोग लाइक्लीहुड, इसमें आप देखेंगे कंपेयर टू 3x3 और 4x4 ये लोग टाइम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। 1 हम लोग इसका लाइक्लीहुड कब देंगे, जब 1 in 175 ईयर्स होता है। 2 इसका कब देंगे, जब 35 से 175 साल के बीच में अगर वो इंसिडेंट हो रहा है, या वो जो इंसिडेंट हो रहा है तब। 3 कब देंगे, जब 7 से 35 साल के बीच में अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको 3 देते हैं। 4 कब देते हैं, जब 1.25 साल से 7 साल के बीच में हो रहा है। 5 कब देते हैं, जब 3 महीने से 1.25 साल के बीच में हो रहा है। और 6 कब देते हैं, जब 20 दिन से 3 महीने के बीच में हो रहा है। और कॉमन कब बोलते हैं, जो 4 दिन से लेके 20 दिन के बीच में वो हमेशा रिपीट हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे, आप कुछ मैसेज अब जरा पढ़ के बता दें। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल के बारे में सोचेंगे। एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। यस, वो अभी हम लोग कवर कर लेंगे लास्ट में। वो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल।
पिछला सेक्शन में हम लोगों ने किया था, फिर से हम लोग उस पे आएंगे ये खत्म होने के बाद। ठीक है, तो कंटिन्यू। लाइक्लीहुड में जो मैं हमेशा बोल रहा था कि ये होने का कितना चांस है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है ये, तो इन्होंने 7x7 मैट्रिक्स में इन्होंने क्या किया है कि एक टाइम फ्रेम के साथ इसको नंबर को ऐड किया है कि अगर इस तरह का इंसिडेंट 175 साल में एक बार होता है तो उसका रेटिंग 1 देना है लाइक्लीहुड का। अगर ये 35 से 175 साल के बीच में हो रहा है तो उसको रेटिंग 2 देना है। अगर ये 7 से 35 साल के बीच में हो रहा है तो उसका रेटिंग 3 देना है। अगर वो 1.25 साल से 7 साल के बीच में हो रहा है तो उसको रेटिंग 4 देना है। अगर 3 महीने से 1.25 साल के बीच में हो रहा है तो उसको 5 देना है। अगर ये 20 दिन से 3 महीने के बीच में हो रहा है तो उसको रेटिंग 6 देना है। और अगर ये 4 दिन से 20 दिन के बीच में दे रहा है तो रेटिंग 7 देना है। अगर आप रेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो 7 नंबर पे जो रेटिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी है, कॉमनली हो रहा है वो। और इसी तरह से इसमें कंसिक्वेंस का जो बात है, फिर से मैं फर्स्ट एड का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें दूसरे टाइप का भी एग्जांपल लोग लेते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट एड का इंजरी से रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि माइनर इंजरी हुआ, फर्स्ट एड का जरूरत नहीं है। माइनर कब बोलते हैं कि इंजरी भी माइनर है लेकिन फर्स्ट एड से काम चल गया। मीडियम कब बोल रहे हैं कि मल्टीपल इंजरी हो गया, हाथ में भी लग गया, पैर में भी लग गया और उसको फर्स्ट एड का जरूरत है। मीडियम हाई कब बोलते हैं, जिसमें कुछ मेजर इंजरी हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी LTI हो गया, मतलब 24 आवर्स में वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो उसको रेटिंग 4 देंगे। हाई कब बोलते हैं, या तो मल्टीपल LTI इंजरी हो गया, 4-5 लोगों को हो गया, 1 लोग से ज्यादा का हो गया वो, या फिर सिंगल फैटेलिटी हो गया। एक्स्ट्रा हाई कब बोलते हैं, जब फैटेलिटी मोर देन 2 से 5 के बीच में है। और कैटास्ट्रोफिक कब बोलते हैं, जब मोर देन 5 फैटेलिटी है। तो आप यहाँ पे जो दूसरे जो मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे 5x5 और 7x7, उसमें देखिएगा तो 7x7 में मोर क्लियरिटी है कंपेयर टू अदर्स मैट्रिक्स। और इसमें भी लाइक्लीहुड और सिविरिटी का मैंने यहाँ भी देखेंगे तो मैंने 7 अलग अलग कलर में रिस्क का लेवल डिसाइड किया है। वो जो 7 जो कलर है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, जो वंस ये जो डिसाइड हम लोग करते हैं कि 7 होगा या फिर 5 होगा या 3 होगा, उसका एक बेसिक आइडिया ये होता है कि आप जितना बाई जितना का मैट्रिक्स लगा रहे हैं, आप रिस्क लेवल उतने में कर लीजिए, उतना लेवल का आप रिस्क लेवल कीजिए, तभी आपको उस मैट्रिक्स का फायदा है, वरना फायदा नहीं है। जो इसमें जो फर्स्ट 1 से 7 तक का जो रिस्क है उसको एक माइनर रिस्क बोलते हैं। 8 से 14 के बीच का जो रिस्क है उसको लो रिस्क बोलते हैं। 15 से 21 है जो मीडियम लो है, लो से थोड़ा सा ज्यादा। 22 से 28 है वो मीडियम है। 29 से 35 है वो हाई है। और 36 से 42 है जो एक्स्ट्रा हाई है। और 43 से 49 है वो कैटास्ट्रोफिक है। जैसे मैं बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा जब वीडियो डालूंगा तो उसमें डाल दूंगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर अभी एक एग्जांपल के लिए कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है रिस्क असेसमेंट का, वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग ले लेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है अभी भी? ओके, मैं अभी एक रिस्क असेसमेंट का एक फॉर्मेट है, ये जस्ट 1 सेकंड, कोई क्वेश्चन है हार्दिक का। हाँ, ये 3 मैट्रिक्स अच्छा कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या? ये तीनों मैट्रिक्स जो हमने अभी हम लोगों ने 3 मैट्रिक्स अलग अलग देखे, 3x3, 5x5, 7x7। तो वो कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से है, किसकी रिक्वायरमेंट है ये सब? ये ISO का एक स्टैंडर्ड है 3100, 2018 वर्जन है। उसमें रिस्क असेसमेंट कैसे करना है उनका पूरा स्टेप्स है। और उसमें ये
मैट्रिक्स वो क्लियर ये नहीं करता कि आप कौन सा मैट्रिक्स लीजिए, बट यू हैव टू यूज दैट। ये जो मैट्रिक्स है एक टूल्स है आपके रिस्क के लेवल को जानने के लिए, दैट्स इट। और ये मैट्रिक्स सर, वीरेंद्र सर, ये मैट्रिक्स जो है ना वो हम लोग रेफरल के लिए लेते हैं, इसका कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी वजह से हम लोग बोल सके कि यहाँ पे इस हिसाब से ले रहे हैं, बट ये एक रेफरल के बेस पे हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, ये जो मैट्रिक्स है अभी भी मैं जो रिस्क असेसमेंट के लिए जो 3100 जो है उसमें भी कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, वो गाइड करता है कि आपको लाइक्लीहुड किस तरह से सेलेक्ट करना है, सीवियरिटी किस तरह से करना है। तो जो मैट्रिक्स है एक टूल्स है कि आप वो टूल्स को यूज करके लाइक्लीहुड और सीवियरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे तो दुनिया भर का इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में ही ऑयल एंड गैस में भी दुनिया भर का अलग अलग सेक्टर है, केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ अलग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो अलग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन में रेसिडेंशियल का अलग रिस्क हजार्ड है, रोड एंड ब्रिज का अलग रिस्क एंड हजार्ड है। वो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो उनका हजार्ड अलग है, कुछ प्रोसेस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क एंड हजार्ड है जो बिल्कुल अलग है। तो रिस्क एंड हजार्ड का जो अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्केल है, और बड़ा स्केल होने की वजह से इसको रेफरेंस अलग अलग है और उसमें टूल्स यूज किया जा रहा है, जो मैट्रिक्स भी एक टूल्स है। सही है सर, एकदम सही है। मेरा एक्सेल सीट क्यों नहीं खुल रहा? एक्सेल मेरा दिखाई दे रहा है क्लियर है सर। कावेश जी? एक्सेल सीट दिखाई दे रहा है? देखिए ये एक जनरल फॉर्मेट है, मैं प्रीवियसली कहीं पे ये यूज करता था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ। रिस्क असेसमेंट में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख लीजिए, इसके बाद रिस्क असेसमेंट का ये रिकॉर्ड है बेसिकली, और यहाँ पे आप लोगो वगैरह उस कंपनी का लगा सकते हैं, रिस्क असेसमेंट का आप नंबर डाल लीजिए। और ये साइड से अगर मैं शुरू करूंगा तो वो कौन सा प्रोसेस के लिए है, मोस्टली जो रिस्क असेसमेंट है जो प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस के लिए रहता है, या फिर एक्टिविटी वाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप जो पहला जो आप एग्जांपल देख रहे थे कि एक 12 मीटर के प्रोसेस पाइप को अगर कुछ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे सीधा टाइप कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ट्वेल्व मीटर पाइप, ऐसा आप टाइप कर लीजिए। कौन सा डेट में कर रहे हो डेट डाल लीजिए। आज का एग्जांपल लेता हूँ, अ, 21 जून हो गया। आप लास्ट कब रिव्यू किया इसको किया, या नेक्स्ट रिव्यू कब है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम पे पूरा डिसाइडेड है। उसके बाद इससे एसोसिएटेड कोई मेथड ऑफ स्टेटमेंट है क्या, या वर्क इंस्ट्रक्शन है, या कि कोई प्रोसीजर है, उसका रेफरेंस डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें दो टीम रहता है, एक तो जो टीम इसको कंडक्ट करता है और दूसरा जो टीम है इसको रिव्यू और अप्रूव कौन कर रहा है। तो जो मैं हमेशा जो बात कर रहा था कि रिव्यू एंड अप्रूव हमेशा टॉप मैनेजमेंट के लोग करना चाहिए, जो उस प्लांट में या फिर उस लोकेशन में जो हेड है उनके थ्रू ये अप्रूव होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ टेक्निकल टीम है, एचएससी का टीम है, उसके बाद प्लांट हेड है। एचआर वगैरह को इसमें इन्वॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप एचआर को इन्वॉल्व कीजिएगा, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आपका ये अप्रूव होने में सालों साल लग जाएगा। तो सबसे पहले आप उसका सीरियल नंबर लिख लीजिए, क्या एक्टिविटी करने वाले हैं वो, उसमें हजार्ड क्या है, वो उसका कंसिक्वेंस क्या है, कंसिक्वेंस मीन्स ये हजार्ड की वजह से क्या खतरा होने वाला है, वो उसका एग्जिस्टिंग कंट्रोल का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई भी काम है उसमें आपको कंट्रोल तो होता ही है, 1 2 3 4 5, वो करने के बाद आप उसका देखिए कि उसमें सिवियरिटी कितना है और लाइक्लीहुड कितना है। मान लीजिए कि उसका सिवियरिटी हमने 3 रखा और उसका लाइक्लीहुड हमने 2 रखा, तो इसका रिस्क लेवल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, 6 हो गया। तो इस तरह से अगर यही मैं यहाँ पे
5 कर दूं और इसको 3 कर दूं तो अभी कितना हो गया, ये 15 हो गया। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में 15 को अलार्म लेवल में नहीं मानते हैं तो यू हैव टू पुट सम एडिशनल कंट्रोल, कुछ भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। और फिर एडिशनल कंट्रोल देने के बाद आपने क्या कम किया है, उसका सिविरिटी कम किया या लाइक्लीहुड कम किया। अगर आपने सिविरिटी में कुछ काम नहीं किया, सिर्फ उसका लाइक्लीहुड कम कर दिया, तो ये अभी हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। तो या तो आप सिविरिटी कम करते हैं या लाइक्लीहुड कम करते हैं। इस तरह से रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है। ये जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका डेजिग्नेशन या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंसेप्ट है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और आप जितना भी एक्टिविटी है स्टेप बाय स्टेप आप ऐसा 1 बाय 1 डालते इसको चले जाएं। ये है रिस्क असेसमेंट का पूरा बेसिक आइडिया है, ये एडवांस नहीं है। ये यहाँ से अगर किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब बाबा जी कोई पूछ रहे थे रिस्क हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में, करेक्ट? लास्ट एक क्वेश्चन आया था, तो उसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए 5 स्टेप कौन से हैं और हम लोग किस तरह से करते हैं। ओके। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो 5 स्टेप है वो बात कर रहे थे ना बाबा जी? वाला सॉरी, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल वाला, हाँ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाला। ओके। देखिए हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है जो हर जगह फेमस यही है और अभी तक एचएससी में लोग यही फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट है कि आप हजार्ड को निकाल दीजिए। हजार्ड को निकालने का मतलब है रिमूव द हजार्ड फिजिकली। अगर वो नहीं हो सकता है तो सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि उसके जगह कोई लेस हजार्ड वाला चीज से उसको रिप्लेस कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पुट सम इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि वो जो हजार्ड है उसको जो काम करने वाले लोग हैं उससे आइसोलेट कर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव का कंट्रोल का मतलब होता है चेंज द वे पीपल वर्क बाय मेकिंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पहले वो कुछ कर रहे थे, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था हार्दिक का क्वेश्चन में कि आप एक टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए कि वो टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज ना करना पड़े। तो उनका प्रोसेस के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो हमको चाहिए, इसके बिना हमारा फाइनल मटेरियल नहीं बनने वाला है। तो ठीक है, वो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने दूसरा आइडिया दिया कि ओके ये जो प्रोडक्ट है इसका टॉक्सिसिटी 20 ppm है, लेकिन इसका सिमिलर एक प्रोडक्ट है जो 200 ppm का भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप 220 ppm का प्रोडक्ट को 200 ppm के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये LD50 का जो कंसेप्ट है उसमें ऐसा रहता है। LD50 का मतलब होता है कि आप कितना क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकुलर केमिकल देते हैं ताकि जिसपे आप ये प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं वो 50% मर जाए। ज्यादातर लोग रैट पे करते हैं, तो रैट उसका वेट बॉडी वेट के हिसाब से पूरा एक अलग कैलकुलेशन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ये पूरा आता है। लेकिन एक मोटा मोटी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, LD50 का मतलब होता है लीथल डोज 50%। मीन्स जिसपे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आधा कब मरेगा, अधमरा जो शब्द हिंदी में यूज करते हैं उसके लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए। तो 20 का कंसंट्रेशन ज्यादा हजार्डस है कि 200 का कंसंट्रेशन ज्यादा हजार्डस है, कोई बता सकते हैं? ppm वाला ज्यादा हजार्डियस है। वो इसीलिए है कि आप 20 ppm मतलब आप ppm बहुत छोटा यूनिट है मेजरमेंट के लिए। पार्ट पर मिलियन इसको बोलते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जहर है जो 1 ग्राम खाने से आदमी आधा मर सकता है और एक दूसरा जहर है जो 200 ग्राम खाने से आदमी आधा मरेगा। तो कौन सा हजार्डस होगा? महिपाल जी आप ही बताइए।
एक जहर है जो 1 ग्राम खाने से आदमी आधा मर सकता है, और एक दूसरा जहर है जो 200 ग्राम खाने से आदमी आधा मरेगा। तो कौन सा वाला जहर ज्यादा खतरनाक है? 1 ग्राम, 1 ग्राम वाला ही सर है ना, जडियस। जी बिल्कुल वैसे ही। तो मैं उनको ये बोला कि सत्येंद्र वेरी गुड, आपने बोला पहला वाला, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए कि लेस हजार्डस वाला। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाइए। जैसे मैंने बोला कि ओके, वो आप वो प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते। आपका मैनेजमेंट बोला कि नहीं, जो लेस हजार्डस जो प्रोडक्ट है 200 ppm वाला, वो बहुत कॉस्टली आता है, 5 टाइम उसका कॉस्ट ज़्यादा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइम ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज करके फाइनल प्रोडक्ट में कंपटीशन में नहीं रहेगा। तो बोला कि ओके ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आप इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दीजिए। जस्ट अ मिनट, एक मेरा कॉल है। ओके सर, मैं बात करता हूँ। अभी हम लोग जैसे बात किया हायरार्की ऑफ कंट्रोल, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में रेयर केस में हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और रेयर जो नीचे का 2 ऑप्शन है, एडमिन और पीपी का, तो वहां पे भी सेम है। वहां से हमको ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। तो हमको करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है या इंजीनियरिंग कंट्रोल करना है। एज अ सेफ्टी गाय, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, हमको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल को भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन करने के। जैसे आप कोई एक पंप है जो अभी पेट्रोल और डीजल से चल रहा है, उसको आप इलेक्ट्रिक ड्राइवन से चलाओ। जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, तो वहां पे आपका जो नॉइस लेवल है वो डीजल और पेट्रोल में ज्यादा रहेगा, और उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल ड्राइवन में आपको बहुत कम नॉइस मिलेगा। तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसके तौर पे आप सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल से आप रिस्क को लेवल में लेके आ सकते हैं। थैंक यू महिपाल। अब फिर मैं जो ये जो अभी एग्जांपल दे रहे थे नॉइज का, तो एक तो वो हो गया। अगर वो इंजीनियरिंग कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन इमिडिएटली करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जो नेक्स्ट जो चीज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि वहां पे 2 आदमी काम करता है, दोनों है जो 12-12 घंटे का शिफ्ट में काम करता है। तो आप उनको ये बोलिए कि ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक काम कीजिए कि वहां पे 4 आदमी लगाइए। तो 24 आवर्स को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6-6 घंटे का शिफ्ट हो गया। तो जो हजार्ड का एक्सपोजर है जो पार्टिकुलर आदमी का है वो कम हो जाएगा। फिर ये भी करने में दिक्कत हो रहा तो एटलीस्ट इनिशियली पीपीई तो दीजिए, कि एयर मफ वगैरह दे दीजिए, ताकि उसका कान, जैसे नॉइज का हम लोग बात कर रहे थे, तो नॉइज में उसका कान तो बचेगा अगर एयर मफ वगैरह लगा लिया आप। बाद में आप लगाने वाले हैं उसमें एकॉस्टिक मटेरियल से आप उसका क्लाइडिंग वगैरह करके नॉइज को कम करने के लिए, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे पीपीई दीजिए। पीपी है जो प्रोटेक्शन नहीं है, मैं वो वेरी क्लियर मैं बोलता हूँ, वो जस्ट एक थीन बैरियर है हजार हजार्ड और जो काम करने वाले आदमी के बीच में। यस भावेश जी, इसके आगे भी कुछ है, कुछ डाउट में? बात तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सर 19 पार्टिसिपेंट है, तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना फायदा है, नहीं तो ये वन वे कम्युनिकेशन का मुझे तो कभी मजा नहीं आता। लेकिन अभी जो हमारे पास टूल्स ऐसा ही है कि इनिशियली हमको वन वे कम्युनिकेशन जैसा रहता है हमेशा से। सर अभी क्या है, लॉकडाउन में ये दिक्कत हो रहा है, जो हम लोग इन हाउस में देते थे तो वहां पे आपको इतना रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये जो टॉपिक है ना, उसको अगर हम लोग ये जो फायरमैन है ना, उनकी जो डे टू डे एक्टिविटी जो कर रहे हैं ना वो लोग, अगर उनके साथ अगर हम लोग लिंक कर देंगे ना, तो उनको ज्यादा अच्छे तरह से ये समझ में आएगा। ओके, एक दो एग्जाम्पल। एक भावेश जी का एक क्वेश्चन था, मैं उसको शायद मिस किया था। इन्होंने बोला था कि आप फायर हाइड्रेंट को मेंटेनेंस करने जाते हैं। फायर हाइड्रेंट को मेंटेनेंस हाँ, करने में क्या क्या हैजार्ड है? अभी हम लोगों ने पूरा 2 क्लास हम लोगों ने देखा है। उसमें अगर
हार्दिक का कुछ मैसेज है, ये जो 3x3 मैट्रिक्स हमने जो डिस्कस किया था उसका कोई एग्जांपल में मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिल सकता है, लेकिन पहले ये एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद उसको लेते हैं। मैं जब पोल किया था तो मुझे 58% लोगों ने बोला था कि वो बेसिकली फायरमैन वाला जो काम है वो कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप जब फायर का मेंटेनेंस, हाइड्रेंट का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, एक सिंगल हाइड्रेंट का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या हजार्ड होगा? जस्ट अ मिनट। आप लोग अपना माइक जो है उसको चालू कर दीजिए। कि फायर का हाइड्रेंट जो है अपना उसका मेंटेनेंस करना है, तो उसमें कौन कौन से सब कैटेगरी का वर्क हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि सिलेक्ट द टास्क, मतलब टास्क आपने सिलेक्ट किया है कि हाइड्रेंट जो है उसको मेंटेनेंस करना है, ये आपका टास्क हो गया है। तो उसके अंदर सब कैटेगरी क्या क्या आ रही है हाइड्रेंट को मेंटेनेंस करने के लिए, उस हिसाब से आपको उसमें हजार्ड्स आपको मिलते रहेंगे। एक सर है उसमें हजार्ड की अनऑथोराइज पर्सन करके, जो हाइड्रेंट का मेंटेनेंस करने जा रहा है उसको जो उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण बहुत बड़ा इंसिडेंट या हाइड्रेंट के साथ या तो आदमी के साथ हो सकता है। नहीं, चलो मैं मेरी तरफ से ट्राई करता हूँ। जो लोग फायरमैन है ना, वो मुझे ये चीज बताओ कि आप जब हाइड्रेंट वाल का मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो आपको कहाँ कहाँ पे चोट लग सकती है, यानी ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है? सर मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? हाँ हाँ हाँ, बोलिए मेरा भूपेंद्र। नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए मैं हाँ हाँ ठीक कंफर्म है, कर रहा बोलिए, हूँ कोई बात। दिक्कत। अभी बोलिए। मैं मेंटेनेंस ही कर रहा हूँ, फायर हाइड्रेंट वगैरह एक्सटिंग्विशर और सभी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में फायर के। तो ठीक है, तो बेसिकली चोट लगने का खतरा है हाथ पे, जो एफटी वगैरह स्लिप हो जाती है खोलते टाइम उसको। और दूसरा देखो, प्रॉब्लम है स्लिप होने उसको। की वजह से आपको चोट लगेगी, ठीक है ना? स्टार्टिंग से बताओ ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। पहले तुम्हें पिटवाल वाल या आइसोलेशन वाल जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे, वहां से स्टार्ट करो। हाँ, वहां से चालू करिए। नॉर्मली आइसोलेशन किया जो भी ये पिटवाल है, दोनों लाइन दोनों तरफ से, क्योंकि फायर की लाइन है वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से चालू रहती है। 2 या 3 ठीक लाइन है। से कनेक्टिंग रहती है एक पाइप को। हम्म। उसमें क्या क्या ये खतरे हो सकते हैं बताओ। पिटवाल का सर, पहले तो उसका ढक्कन लगा होता है पिटवाल को, वो हटाएंगे उस टाइम जो आप लोग थोड़ा कमर में कंटिन्यू चोट कीजिए, न मुझे लगे। कुछ मेरा कंट्रोल रूम से कॉल आ रहा है, इसलिए मैं अभी वो डिस्कशन में नहीं आ रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं यहीं पे। ओके ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ बताइए। आप जैसे उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, तो जब हम लोग आज कवर पिटवाल खोलने का के लिए ट्राई करते हैं, हाँ ट्राई उस टाइम करते हैं, आप, जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। कमर में प्रॉब्लम आ सकती है उसको, क्योंकि जोर लगाएंगे वो काफी भारी रहता है, उसके पिटवाल के ऊपर जो ढक्कन है टूटे ना, इसलिए ओके। वो भारी बनाया होता है। इंस्पेक्शन विंडो रहता है ना अंदर, पिटवाल के जो कवर रहता है उसके ऊपर एक छोटी सी विंडो देके रखते हैं, जो मेन काम इसी काम के लिए होती है, आइसोलेशन के लिए। पूरा चैम्बर थोड़ा ना खोलते हैं। हेलो। अभी हमारे जो प्लांट में लगे हैं उसके लिए तो हमें पूरा चैम्बर साइड में करना पड़ता है बाल के बीच से, क्योंकि वो तो चैम्बर के ऊपर ढक्कन है जो। उसके लिए सबसे हेलो। अच्छा यही है इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसमें एक इंस्पेक्शन विंडो लगवाइए, सजेशन दीजिए मैनेजमेंट को। पूरा ना खोल हेलो। के, जितना ये वॉल के ऊपर है हाँ जी। उतने को काट के एक, मतलब जो गेट टाइप बन जाए उसके अंदर। उतना ही लगाया सर, उतना ही काफी बड़ा है वो, उसी हिसाब से। चलो और बताओ, नहीं नहीं, चलो हटाने में दिक्कत आ रही है और। हेलो। हाँ फिर एक पिंच पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आपने जो ढक्कन खोला लोहे का, अगर वो उस टाइम अगर आपके हाथ से स्लिप हो गया, आपकी उंगली जो है वो उसकी जो आरसीसी या ब्रिक वॉल जो बनी हुई है और लोहे के बीच में आ जाता है, तो उसकी वजह से आपकी उंगली में चोट लग सकती है। हेलो सर। हम्म। और सर। हेलो सर सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, जो जो हाइड्रेंट मेंटेनेंस में जो हैजार्ड रहेगा, जो मेन हैजार्ड से रहेगा, वो टूल्स होंगे, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, मतलब और फ्लैश भी होगा जहाँ, जैसे एपएससी है मतलब ज़्यादा एरिया क्लियर नहीं है, मतलब और जो लाइन चार्ज है तो
लाइन पहले, वो तो कंट्रोल ही हैजार्ड आ जाएगा, क्योंकि लाइन को तो हम ड्रेन कर सकते हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बंद कर सकते हैं। ठीक है। यार अगर रॉन्ग आपने सिलेक्शन ऑफ द टूल्स, सही बात है। हाँ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द wrong, टूल्स आप सिलेक्ट डिफेक्टिव करेंगे, सही बात है। जैसे दोनों कि में मेन प्रॉब्लम आती है एफ रोड का, एफ की बोलते हैं जिसे हमें हाइड्रेट को ऑपरेट करने के लिए। वो कई बार होता है कमजोर लोहे की बनी होती है, उसको ज्यादा टाइट किया हुआ हाइड्रेट है, उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो टूटने का खतरा रहता है उसमें। अभी हुआ था, सही है। अभी इंस्पेक्शन चल रहा था इस महीने का, उस टाइम तो वो एफ की थी कमजोर, थोड़ा सरिये का बनाया हुआ, वो खोलने लगे तो वो थोड़ा ब्रेक हो गया, उससे बच गए, शुक्र है लगा नहीं उससे, पर वो ब्रेक हो गया। होता है, रोड बनाने के अपना काम आता है, जी वो ज्वलनशील है या नहीं? सर, दुनिया में हर मटेरियल ज्वलनशील है, आपको उसका टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा जो फ्लैश पॉइंट है। लेकिन जो डामर है उसका फ्लैश पॉइंट 200 से ऊपर होता है। तो इसीलिए जब आप ज्वलनशील वगैरह का जो डिफिनीशन है, आई थिंक एक बार हम लोग रेफर कर रहे थे NFPA 30, उसमें फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल और हाईली इनफ्लेमेबल का एक अलग अलग डिफिनीशन है। या फिर जो अरुण सर अभी जो टर्म यूज कर रहे थे, क्लास 1 प्रोडक्ट, क्लास 2 प्रोडक्ट, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे एक कॉल आ रहा है मेरा। इंडिया के अंदर क्लास 1, 2 और 3 इन तरह से एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्लासिफाइड किया हुआ है। NFPA के अंदर क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 2A, क्लास 2B इस टाइप से किया हुआ है। फ्लेमेबल लिक्विड को बोला हुआ है जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री के आसपास रहता है, 37 डिग्री से ऊपर रहेगा वो अनफ्लेम, मतलब नीचे रहेगा तो वो फ्लेमेबल कहलाया जाता है, उससे ऊपर कम्बस्टेबल कहलाया जाता है। जिसका फ्लैश पॉइंट 37 डिग्री से नीचे रहेगा वो फ्लेमेबल, जिसका 37 से ऊपर रहेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे ऊपर रहेगा तो वो कम्बस्टेबल कहलाता है। कम्बस्टेबल फ्लेमेबल में ये डेफिनेशन आती है। इसके बाद कैटेगराइज 1A, 2A और 1B इस टाइप से किया हुआ है। उसमें 23 से 37 डिग्री तक और 37 से 63 और 63 से 93 कुछ इस टाइप से किया हुआ है। दोनों स्टैंडर्ड अलग अलग है थोड़ा। हेलो, एक क्वेश्चन, हाँ अरुण सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट में। एक्चुअली ग्रुप में भी वो पूछा था और फिर मैंने ही कमेंट किया था कि आप लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ लेना। आर्गेनाइट सिस्टम के बारे में कुछ अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आर्गोनाइट सिस्टम गैस फ्लडिंग सिस्टम है। गैस फ्लडिंग सिस्टम में इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। तो 3 तरह के सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, IG-01, IG-55, IG-541। तो आर्गोनाइट जो है IG-55 के नाम से चल रहा है। IG-01 के अंदर 100% नाइट्रोजन है या 100% आर्गन है, एक ही गैस का यूज किया जा रहा है। आर्गोनाइट जो यूज किया जा रहा है वो 50-50% है, उसमें तुम्हारे 50% नाइट्रोजन है, 50% आर्गन है। सेम जो CO2 फ्लडिंग सिस्टम है, सेम वही फ्लडिंग सिस्टम है, बस इतना अंतर है कि CO2 कई जगह हमारी बॉडी को हार्म करती है, मतलब थोड़ी टॉक्सिक मानी जाती है या इनहेलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो ये नहीं करती है। आर्गन भी न्यूट्रल गैस है और नाइट्रोजन तो है ही। तीसरा आता है इनर्जन। इनर्जन 541 है। 541 के अंदर उसमें 50% के 52% रहती है तुम्हारी नाइट्रोजन, 42% रहती है तुम्हारी, ये क्या नाम इसका, नाइट्रोजन 52, 42 आर्गन और 8% रहती है तुम्हारी ये CO2। तो ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आर्गोनाइट फ्लडिंग सिस्टम है जहाँ तुम्हारा गैस फ्लडिंग, CO2 फ्लडिंग लगाया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है। बेसिक फंक्शन वही है कि ऑक्सीजन की मात्रा को डायल्यूट किया जाता है, रिप्लेस तो नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन उसमें भी इसमें भी है। पर जिस रूम के अंदर, जिस कंपार्टमेंट के अंदर पहले 100 kg या 100 लीटर वॉल्यूम में गैस थी, उसमें ऑक्सीजन 21% थी, तो 21 लीटर थी,